नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, उसमें जो हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। फिर मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल आता है, लेटर मौर्यास पीरियड आता है। उसमें हम देखते हैं क्या रहता है। मौर्य काल के जो पतन के कुछ कारण रहते हैं, इसी काल में जो है कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो इसको नष्ट करने में या इसको समाप्त होने में उन चीज़ों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और उसके बाद जो है मौर्योत्तर काल में क्या होता है, एक कोई साम्राज्य नहीं होता है, एक कोई वंश पूरी तरीके से नहीं रहता है। कई सारे वंश जो हैं अपनी अपनी जगह पे भूमिका दिखाते हैं। यहाँ तक जो पहले विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं वो जो है मौर्योत्तर काल में ही शुरू होते हैं, मतलब मौर्य के बाद का जो समय आता है उसमें हम देखते हैं कैसे क्या। पहले हम लोग मौर्य के पतन का कारण देखते हैं। मौर्य के पतन के कारण में हम देखते हैं जब अशोक धम्म नीति को अपना लेता है तो वह उसका झुकाव जो होता है बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा रहता है। तो उस समय जो है ब्राह्मण धर्म में जो है रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि जो होते हैं उनमें क्या होता है वो कम हो जाते हैं। तो दान दक्षिणा, मूर्ति वगैरह जो बनती थी वो भी कम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व कम हो रहा था, दूसरी ओर कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन का साधन भी कम हो रहा था। दूसरी ओर देखेंगे जो किसान अधिक से अधिक कर दे रहे थे खेती करके, तो देखा जाता है इतनी विशाल सेना थी, फिर इतने बड़े बड़े अधिकारी रखे गए थे तो उनको धन या उनकी आय बढ़ानी पड़ रही थी। दूसरी ओर बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक जो है मौर्य शासक दान दक्षिणा करते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो खजाना खाली हो रहा था। और सबसे बड़ा कारण किसी भी युग के पतन का या किसी भी वंश के पतन का यही रहता है, एक कुशल शासक की कमी। अशोक तो शुरू में बहुत शक्तिशाली था, उसने तो धम्म नीति अपनाई, शांति प्रिय का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व में भारत की जो है ज्योति जगाई, एक अहिंसा, उदारवादी एक राजनीतिक चेतना, या कह सकते हैं भारत को एक भाषा, एक देश, एक नीति में जोड़ दिया उसने। लेकिन उसके बाद जो क्या रहता है, कुशल शासकों की कमी रहती है और वो भी लगभग इसी नीति पे चलते हैं। तो जो अगले शासक जो होते हैं जो इनके विरोध में रहते हैं मौर्य के, वो उसी मौके का तलाश कर रहे होते हैं कि कैसे भी मौर्य युग कमज़ोर हो, हम अटैक करके इस पर विजय प्राप्त कर लें, अपने वंश की शुरुआत कर दें। इसी में जो इसके अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, उनका जो सेनापति होता है पुष्यभूति, पुष्यमित्र मत कहिएगा, पुष्यभूति है, क्योंकि पुष्यमित्र अलग वंश आएगा। पुष्यभूति होते हैं। जो पुष्यभूति जो होते हैं वो क्या रहता है, पुष्यभूति का सिस्टम ये रहता है कि वह इनका सेनापति होता ही है, लेकिन वह इनसे काफ़ी असंतुष्ट होता है क्योंकि वो वैदिक धर्म को मानता होता है। और ये बृहद्रथ जो होते हैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके होते हैं, बौद्ध धर्म के ही ये प्रचार प्रसार के लिए। शुंग वंश का जो ये पहले शासक जो बनता है पुष्यभूति को लगता है कि ये जो है भारत को एकदम सिकोड़ के रख देंगे, विदेशी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ये शांति प्रिय का पाठ पढ़ाते रहेंगे। तो उस दृष्टि से वो इनसे बृहद्रथ से मना करता है, वैदिक धर्म के लाने के लिए करता है, लेकिन ये उसकी बात नहीं स्वीकार करते हैं। तो अंत में जो पुष्यभूति होता है वह इनकी हत्या कर देता है काफ़ी लोगों के बीच में, और अपनी शक्ति के दम पर वह ब्राह्मण धर्म का जो है फिर से उदय करता है, ब्राह्मण वंश का मतलब उदय करता है। जो प्रश्न आ जाता है, पहला लिखित ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था, कौन सा वंश था? शुंग वंश माना जाता है, जिसके जो संस्थापक थे पुष्यभूति शुंग थे। अब पुष्यभूति ने यहाँ पर एक तरफ शुंग वंश आ गया, कहाँ पर ये उत्तर भारत क्षेत्र में रहता है, इसका विस्तार भी दक्षिण भारत में नहीं होता है। दूसरी ओर शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या करके जो है देवभूति होता है, उसकी हत्या करके जो वासुदेव होता है वो भी कर्ण वंश का स्थापना कर देता है उत्तर भारत क्षेत्र में। अभी देखेंगे ये क्षेत्र बहुत बड़े नहीं होते हैं, इनका ना समय पीरियड इतना ज़्यादा होता है। फिर कर्ण वंश आ जाता है जो कि वो भी उत्तर भारत क्षेत्र में रहता है, वो भी अपने को ब्राह्मण धर्म स्वीकार करता है और ब्राह्मण वंश कहता है, कर्ण वंश भी। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक सुशर्मन होता है, यह सुशर्मा कहीं कहीं लिखा होता है, उसकी हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना होती है, वो सिमुक करता है। सिमुक जो है सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन वंश जो है काफ़ी समय तक चलता है, ये जो मौर्योत्तर काल में लगभग 300 वर्षों तक चलता है। इसका पुराणों में भी उल्लेख है, इसको पुराणों में आंध्र शासन कहा गया है उस समय का। और ये भी अपने को ब्राह्मण वंश का कर्ता धर्ता मानता है, अपने को ब्राह्मण शासक के रूप में ये भी मानता है। कौन सा वंश आता है? सातवाहन वंश। ये तो मौर्योत्तर काल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न काफ़ी आते हैं।
इनसे प्रश्न मौर्योत्तर काल में, क्योंकि इस समय जो है कुछ चीज़ों का ऐसे विकास होता है, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्रश्न में पूछे जाते हैं। और दूसरी ओर जो देखेंगे, हमने बताया था मौर्योत्तर काल में विदेशियों का आक्रमण होता है, ये तो इधर क्रम रहता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहले कौन आता है? शुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन वंश, इधर ये रहता है। अंत में इधर चेदी वंश भी का उल्लेख होता है, खारवेल शासक, उसके बारे में जानकारी लेंगे, उससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इधर हम देखते हैं पश्चिम से, जो पश्चिम से आते हैं कुछ विदेशी शासक होते हैं, विदेशी क्षेत्र से आते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं हिंद यवन। हिंद यवन के शासक आते हैं, वो शकों से, उधर शक भी होते हैं, उधरी पश्चिम क्षेत्र में शक भी होते हैं, लेकिन शक से क्या होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, शकों से ये जो कमज़ोर होते हैं हिंद यवन। तो हिंद यवन जो है शकों से लड़ने की बजाय ये अपना भारत की ओर मुख करते हैं, भारत में एंट्री करते हैं। तो हिंद यवन शासकों में सबके नाम हम लोगों को नहीं याद रखने हैं। जब ये भारत में आते हैं तो भारत में इनकी लगभग 2 शाखाएं होती हैं, मेन 2 शाखाएं होती हैं, एक डेमेट्रियस होती है, एक यूकेट्राइडस होती है। लेकिन हमें इतना नहीं ध्यान देना है, डेमेटियस का जो है, डेमेटियस प्रथम जो है वो आक्रमण करता है भारत पर। तो कभी कभी आता है कौन सा ये, और ये दोनों जो होते हैं हिंद यवन, ये बैक्टीरिया से आए होते हैं। बैक्टीरिया क्षेत्र पड़ता है पूर्व अफगानिस्तान जो है, उधर साइड में जो पूर्व उत्तर अफगानिस्तान है उसी क्षेत्र को बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया से आता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है भारत में पहला जो हिंद यवन शासक ने किसने आक्रमण किया, तो डेमेटियस ने डेमेटियस। लेकिन डेमेटियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे बाद एक शासक होता है जिसका नाम होता है मिलिंद, मिनांडर जिसे कहते हैं, मिनांडर, मिलिंद भी मिल जाता है। जो मिनांडर क्या है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनांडर जो है पंजाब क्षेत्र होता है, उसमें साकल को अपनी राजधानी बनाता है। मिनांडर से इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध अनुयायी या बौद्ध गुरु कह सकते हो, नागार्जुन या नागसेन, वो इनसे क्या करते हैं, इनको दीक्षा देते हैं बौद्ध धर्म की। इसका मतलब मिनांडर बौद्ध का अनुयायी था, ये दीक्षा ले लेता है नागसेन से। लेकिन दीक्षा लेने के उपरांत यह क्वेश्चन करता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है नागसेन से। कौन? मिनांडर। और उसका अच्छे से उत्तर नागसेन देते हैं। तो इन्हीं से दोनों का जो संवाद है, मिलिंद पन्हो किताब नाम से आता है, साहित्य हो जाता है मिलिंद पन्हो। इस संवाद को क्या मिलिंद पन्हो में उल्लेख किया गया है, मिलिंद पन्हो। अब इसके बाद जो आता है, इसमें मिनांडर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग चल रहे थे जो हिंद यमन पे, हिंद यमन में कुछ चीज़ें देखेंगे खास। इन लोगों ने पर्दा, जैसे पिक्चर देखते हैं तो पहले पर्दा गिरता है, यवन, यवनिका जो शब्द है, यवनिका मतलब पर्दा, तो हिंद यमन से यवनिका आया। पाइथागोरस प्रमेय है, यमन से आई, हिंद यमन से। अभी एक सब कला का विकास होगा, उसको आगे देखते हैं। हिंद यवन से काफ़ी, और एक हिंद यवन का एक शासक का और नाम याद रखेंगे, एंटियोकीट्स, एंटिलोकीट्स, उसके बारे में जानकारी वो आगे देखते हैं। जब पहले ये आ जाते हैं कौन से, हिंद यमन, उसके बाद कौन आता है, शक आते हैं। शक हिंद यमन से काफ़ी आगे तक, मतलब भारत का विस्तार शक लोग काफ़ी कर लेते हैं, भारत में काफ़ी क्षेत्र विजित कर लेते हैं। वो लगभग अपनी 5 राजधानियाँ बनाते हैं। उसमें उत्तर में जैसे तक्षशिला होती है, और ये बीच में मथुरा को कर देते हैं अपनी राजधानी के रूप में। तो शकों का महत्व बढ़ जाता है। शक क्या करते हैं, पूरे पश्चिम क्षेत्र को लगभग कब्जा कर लेते हैं। शक में शक जो आते हैं राजा, उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण राजा होते हैं, उनका नाम याद रखना पड़ता है। एक नहपान पूछा जाता है, और एक सबसे प्रमुख है रुद्रदामन, उन पर चर्चा करेंगे। रुद्रदामन सबसे प्रमुख राजा शकों के होते हैं। शक लोग जो होते हैं ये बौद्ध धर्म के भी अनुयायी होते हैं, शक शासक होते हैं, और शैव धर्म को भी मानते हैं, लेकिन झुकाव इनका ज़्यादा बौद्ध धर्म की ओर रहता है। अब उसमें रुद्रदामन के बारे में देखेंगे। उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जो 200 निर्माण तो हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण कराया, या मरम्मत कह सकते हो, क्योंकि 200-300 वर्ष पहले लगभग जो है मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, फिर नहरें निकाली थी अशोक ने, फिर उसका जो पुनर्निर्माण कराया, मरम्मत कराई, ये किसने कराई, इन्होंने। और इन्होंने एक अभिलेख संस्कृत में इनका लिखवाया गया है, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। उसमें इन चीज़ों का वर्णन भी नहर वगैरह का है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक लंबे अभिलेख में गिना जाता है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में थे। तो हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। शकों में, शकों के बाद जो आता है, जो महत्वपूर्ण इतना नहीं रहता है वंश, पहलो वंश है, मगर क्रम में सीक्वेंस में आता है तो इम्पोर्टेंस रखता है। गोफर्दनी जो है इसके जो होते हैं संस्थापक होते हैं, ये कुछ भारत में प्रभाव इतना नहीं कर पाता है, छोटे समय में ये लुप्त भी हो जाता है। अब उसके बाद जो आते हैं कुषाण, कुषाण की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। कुषाण में क्या रहता है, कुषाण वास्तव में क्या है, चीन में यूची एक कबीला, 5 कुलों का, 5 कबीलों का एक समूह होता है यूची, उसी में से एक कबीले का नाम होता है कुषाण।
कुषाण का जो कुषाण की 2 शाखाएं मुख्यतः होती हैं, हमें शाखाओं पे डिस्कस नहीं करना है इतना ज़्यादा, क्योंकि जो प्रश्न रहते हैं या पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट उसी दृष्टि से पढ़ना है। इतिहास भी बहुत ही विस्तृत है। तो उसमें यूची कबीले से जो आता है कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस क्या करता है, इसकी स्थापना करता है, किसकी, कुषाण वंश की, और वो तांबे के सिक्के चलाता है। उसके बाद विम कटफिसस आता है जो कि सोने के सिक्के चलाता है। कहा जाता है भारत में जो है सही से पहली बार सोने के सिक्के कौन चलाता है, मतलब सही तरीके से सोने के सिक्के कौन चलाता है, वो विम कटफिसस चलाता है। हालांकि सोने के सिक्के का चलन सबसे पहले जो है हिंद यमन शासकों द्वारा आता है। भारत में आए प्रश्न कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, हिंद यमन शासकों ने चलाए, लेकिन शुद्ध रूप से और अच्छी तरीके से किसने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए। उनके सिक्के इतने शुद्ध थे, जो गुप्त काल में सोने के सिक्के थे उनसे उसकी शुद्धता कहीं ज़्यादा थी। अब उसके बाद कनिष्क आते हैं, कुजुल कटफिसस होते हैं, फिर विम कटफिसस। प्रश्न आया है भारत में सही से सोने के सिक्के किसने चलाए सही रूप से, तो विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, कनिष्क, तो इसमें विम कटफिसस ऑप्शन था। अब उसके बाद कनिष्क का रहता है, कनिष्क का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि कनिष्क ने रेशम मार्ग पर विजय प्राप्त की होती है। रेशम मार्ग क्या होता है, जो भारत के और पूर्व से, भारत से इधर और पूर्व लगभग मान लो भारत से, और इसमें मध्य एशिया के कई देश पड़ते हैं, पाकिस्तान पड़ता, अफगानिस्तान, ईरान, पश्चिम एशिया तक, मतलब यूरोप को हल्का टच करता हुआ एक मार्ग होता है। उस पर व्यापार होता है, लोगों का आवागमन रहता है, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। जब मिलते तो एक अनोखी संस्कृति का, एक उत्तम संस्कृति का विकास होता है। जिस संस्कृति या उस शैली कह सकते हैं, उस शैली का विकास होता है, उस शैली को गांधार शैली कहते हैं। ये हिंद यवन से भी मैच करती है, भारत से भी यह मैच करती है, तो गांधार शैली का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। गांधार शैली में सबसे अधिक बौद्ध की प्रतिमाएं पाई गई, प्रश्न पूछा गया है। और गांधार शैली में क्या हम देखते हैं, गांधार शैली की जो प्रतिमाएं बुद्ध की, भाई घुंघराले बाल हैं, बूट में हैं, जूते बढ़िया, कोट पैंट टाइप, मतलब उसमें दिखाया गया है थोड़ा सा फॉरेन तरीके से, विदेशी रूप में। और वहीं दूसरी ओर जो है कुषाण काल में मथुरा का भी काफ़ी विकास होता है, तो मथुरा को राजधानी भी दूसरी बनाते हैं। पहली राजधानी कनिष्क जो है पेशावर बनाते हैं, जो कि पुरुषपुर के नाम से जानी जाती है, दूसरी राजधानी मथुरा होती है। तो मथुरा शैली का विकास होता है, सबसे पहली जो बौद्ध की प्रतिमा जो मथुरा शैली में बनी थी। तो इस प्रकार हम लोग कनिष्क को पढ़ते हैं। फिर कनिष्क से ही जो है इसमें जो कौन से आते हैं, अश्वघोष हैं, वश्वामित्र है, चरक हैं, इनके कौन से दार्शनिक रहते हैं, इन पे सब पे चर्चा होती है। ऐसे ही हम लोगों को इतिहास में हमने थोड़ा सा मौर्योत्तर काल में हल्का सा बताया, उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्यंस या लेटर मौर्यंस पीरियड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या रहता है, हमको 2 तरफ वंश पढ़ने हैं। एक तो विदेशी, इसी के समय विदेशी शासक 200 BC के बाद जो है 200 BC से विदेशी शासक आक्रमण करते हैं, विदेशी शासक, उनका सीक्वेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है इधर कौन से देसी शासक जो हैं, देसी शासक जो कि मौर्य वंश के जो अवशेष हैं या खंडहर हैं उन पर अपना शासन स्टार्ट करते हैं, कह सकते हो। तो विदेशी शासक में कौन से आते हैं, इधर उनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पहले हिंद यवन आते हैं, हिंद यवन एक ही में है, मतलब इंडो ग्रीक या बैक्टीरियंस आते हैं, बैक्टीरिया के ये सब होते हैं, बैक्टीरिया। अब उसके बाद जो आते हैं शक आते हैं, शक। फिर उसके बाद पहलव आते हैं, पहलव। उसके बाद जो है कुषाण आते हैं। फिर गुप्त काल शुरू होता है, कुषाण के बाद इधर देखें, इधर जो है ये सातवाहन वंश के बाद। अब देखते हैं इधर कौन से आते हैं प्रमुख, जो मौर्य जब काल का अंतिम शासक वैदत्त मार दिया जाता है, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है उत्तर क्षेत्र में, शुंग वंश। फिर जो है उसके बाद जो शुंग वंश क्या जाता है, कण्व वंश आ जाता है, कण्व वंश। फिर जो है उसके बाद जो आता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश या सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, या इसे पुराणों में आंध्र शासन भी कहा गया, आंध्र वंश भी कहा गया है। अब देखते हैं इसको हम थोड़ा सा
इसको ऐसे लेते हुए चलेंगे। इसमें जो अभिलेख है, जो इसमें साहित्य है, जो भी इसमें महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी लेते हुए चलेंगे। अब पहले हम लोग इधर जो है विदेशी राजाओं पे चर्चा करते हैं, जो विदेशी शासक आए। जो विदेशी शासक में सबसे पहले आते हैं, कौन से सबसे पहले आए थे? हिंद यवन। ये बैक्टीरियन होते हैं, बैक्टीरिया क्षेत्र से आते हैं। ये बैक्टीरियन होते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु वाला मत समझिएगा, ये जीवाणु के रूप में आ गए, वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में। बैक्टीरियन जाति के होते हैं, अब ये 2 शाखाओं में आ जाते हैं। पहली शाखा क्या रहती है इनकी? डेमेटियस। इसमें जो है कौन आता है? डेमेटियस प्रथम आता है। डेमेटियस प्रथम आ जाता है। ये आक्रमण करता है, इसका कुछ खास वर्चस्व नहीं देखने को मिलता है। दूसरे हैं मिनांडर। ये बताया था हमने, ये किससे इनका संवाद होता है? संवाद नागसेन से होता है। ये नागसेन से प्रश्न पूछते हैं। क्या ये सारे प्रश्न पूछते हैं? और नागसेन ही इनको क्या देते हैं? बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। बौद्ध धर्म की इनको दीक्षा दे दी, मतलब ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। और नागसेन से इनका संवाद होता है, ये प्रश्न पूछते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तो इनका नागसेन उत्तर देते हैं। ये प्रश्न पूछेंगे इनसे प्रश्न, और ये उत्तर देंगे। तो इसी प्रकार जो एक संवाद होता है उसको क्या कहा गया? मिलिंद पन्हो के नाम से जाना गया है। मिलिंद पन्हो का मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। तो ये मिलिंद पन्हो आता है, किससे शासक संबंधित है? जो हिंद यूनानी शासक से। किस शासक का नाम है? मिनांडर से। तो इसके बाद और दूसरा जो वंश आता है, यहाँ पर दूसरा वंश लिखते हैं दूसरे पे। तो दूसरा आता है यूके ट्राइडस, लेकिन इतना ये ट्राइडस वगैरह नहीं याद रखने की ज़रूरत है। ट्राइडस इतना कठिन नहीं, हमें इम्पॉर्टेंट इसमें कौन है? एंटिलोकीट्स हैं। एंटिलोकीट्स यूके ट्राइडस ही हैं, इनका जो शासक होते हैं यूके ट्राइडस होते ही हैं पहले वाले। और दूसरे जो आते हैं एंटिलोकीट्स हैं। इनका भी इम्पोर्टेंस जानेंगे क्या है। इनके समय एक जो होता है, अभी उसके हालांकि बाद में चर्चा करते हैं, जो एंटिलोकीट्स का जो एक राजदूत होता है हेलियोडोरस, वो भारत आता है। पुष्यभूत शुंग के शासन, जो शुंग वंश होता है उसमें जो एक शासक होते हैं भागभद्र, उनके शासन में आता है हेलियोडोरस। तो वो क्या करता है? काफ़ी भागवत धर्म से प्रेरित होता है। तो वो वासुदेव की पूजा करने के लिए गरुड़ स्तंभ बनाता है। तो वही जो गरुड़ स्तंभ पूछा जाता है, किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनाया था। किस वंश में बनवाया था? शुंग वंश में। कहाँ पर बनवाया? विदिशा में बनवाया था। तो इस पर प्रश्न रहता है, तो इनकी चर्चा आगे करेंगे। वो एंटिलोकीट्स का ही वो होता है, राजदूत होता है। अब देखते हैं हिंद यवन का, और इन्होंने क्या दिया, एक देखा जाए। सबसे पहले सोने की मुद्रा चलाई। सबसे पहले सोने के सिक्के ये रहता है। पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस, हालांकि भारत इससे काफ़ी पहले पाइथागोरस प्रमेय कर चुका था ऋषियों द्वारा, लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय का पेटेंट मान लीजिए कहलाते हैं, या पूरा विश्व इसको फॉलो किया। पाइथागोरस प्रमेय इन्हीं की देन है। यवन जो है, यवनिका पर्दा जो है इनसे ही मिला है। इन्हीं से पर्दा, जो जैसे कोई नाट्य मंच होता है तो उस पर कैसे पर्दा गिराते हैं फिर उठाते हैं, एकदम सीन जिससे आ जाता है, अच्छा लगता है। तो ये है मेन हिंद यवन का जो देखते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर इन्हीं से रहते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, मिनांडर से संबंधित रहता है। एंटिलोकीट्स कहीं कहीं लिखा है। और फिर देखते हैं इसके बाद जो आता है हिंद यवन के बाद, हालांकि अगाथोक्लीज, फर्स्ट स्ट्रैबो सेकेंड, इन्होंने किसी ने शीशे के सिक्के चला दिया। कि हालांकि शीशे के सिक्के जो हैं प्रमाणिक रूप से देखा जाए तो सातवाहन वंश में मिलते हैं, उन्होंने सही से चलाए थे। तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलाए, लेकिन इनका इतना प्रचलन में तांबे का नहीं रहा। अब उसके बाद जो दूसरे आते हैं हिंद यवन के बाद देख लेते हैं। हिंद यवन के बाद जो आते हैं दूसरे,
हिंदुवन के बाद शक आते हैं। शक ये उनसे काफ़ी पावरफुल होते हैं। शक ये अपनी 5 राजधानी बनाते हैं, 5 राजधानी बनाते हैं। इनकी एक तो सबसे उत्तर में क्या होती है, उत्तर में जो होती है तक्षशिला होती है, तक्षशिला। और उसके नीचे जो है, नीचे आ जाते हैं भारत में, तो क्या होती है, जो इसकी राजधानी थी मथुरा होती है। उज्जैन भी राजधानी रहती है इनकी कहीं ना कहीं, और भी गिरनार वगैरह क्षेत्र पड़ता है वहाँ भी रहती हैं, लेकिन उनको हमें इतनी राजधानियाँ नहीं ध्यान रखनी होंगी। ये तीनों राजधानी जो हैं अब पश्चिम क्षेत्र में भी हैं, पश्चिम क्षेत्र व दक्कन में। मतलब देखा जाए उत्तर और साथ में पश्चिम और दक्कन, लगभग दक्षिण क्षेत्र पे ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं शक। इनमें हमें किस राजा के बारे में चर्चा करनी है? एक तो नहपान है। नहपान किस वंश से संबंधित था? प्रतापी राजा था, प्रतापी राजा। गौतमी पुत्र सातकर्णी हराते हैं इसको, आगे देखेंगे। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी हराते हैं। ये अभी आगे देखेंगे स्टोरी में। तो दूसरा जो है रुद्रदामन, इसके सबसे इम्पोर्टेंट है रुद्रदामन। जो रुद्रदामन होते हैं ये जो शैव के भी अनुयायी होते हैं। तो रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, उद्धार किया या मरम्मत कराई। यह प्रश्न आ जाता है सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो उसमें चंद्रगुप्त भी लिखा होता है, अशोक भी लिखा होता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी होता है, रुद्रदामन होता है। तो रुद्रदामन रहते हैं, क्योंकि हमने बताया था पूरा। और इनका एक और होता है जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ से सुदर्शन झील का निर्माण कराते हैं? ये काठियावाड़ क्षेत्र में कराते हैं। ये पूरा जो रुद्रदामन कोंकण तट, काठियावाड़ जो है प्रायद्वीप गुजरात का, वो सब जीत चुके होते हैं। ये जो है काठियावाड़ में शुष्क क्षेत्र होता है, वहाँ सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जूनागढ़ अभिलेख ये संस्कृत भाषा में है, ये लिखवाते हैं। इसी जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का जो है प्रमाण मिलता है। इस पर हमने बताया था 4 राजाओं के इसमें उल्लेख मिलता है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर दूसरे अशोक हैं, फिर तीसरे रुद्रदामन हैं, और गुप्त वंश में स्कंदगुप्त का भी नाम आता है। तो ये हो जाता है कि भारत में ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे, लेकिन ये जो है संस्कृत भाषा का अभिलेख है। तो ये रहता है शक में। अब शक के बाद जो देखें इम्पोर्टेंस किसका रहता है? पहलों में इतना कुछ है नहीं। पहलव आते हैं, पहलव में इतना कुछ है नहीं। गोफर्दनीज जो है कभी कभी इससे कूट दे दिया जाता है। गोफर्दनीज जो है ये किससे संबंधित थे या किसके संस्थापक थे भारत में? पहलव के संस्थापक भारत में। अब उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कौन सा? ये रहता है कुषाण। ये क्या होता है? यीची होता है, यूची भी कह देते हैं, यीची है ठीक। ये होता है कबीला होता है, यूची भी कह देते हैं, यूची कबीला 5 कबीलों का समूह होता है, कबीलों का समूह। उसी में से एक कबीला जो होता है ये है कुषाण होता है। इसी की जो भारत में कन्फाइडाइसिस भी कहीं लिखा है, ठीक है। तो लेकिन देखा जाए भारत में संस्थापक जो हैं, प्रश्न जो पीसीएस या छोटे एग्जाम में पूछे, इससे छोटे एग्जाम है, पीसीएस तो बड़ा एग्जाम है, छोटे एग्जाम पूछे गए हैं, उनमें जो है यही मानते हैं। संस्थापक इसका भारत में कौन है? संस्थापक मानते हैं कुजुल कडफिसस को, कडफिसस। और जो है ये तांबे के सिक्के चलाते हैं, तांबे के सिक्के चला देते हैं भारत में। अब जो दूसरे आते हैं इसके बाद विम कडफाइसिस कहीं लिखा होता है, कडफिसस। ये सोने के सिक्के चलाते हैं। पूछा जाता है भारत में सोने के सिक्के कौन चलाता है? तो ये आता है कुषाण में जो शासक के नाम आते हैं, कुजुल, विम कडफिसस, कनिष्क। तो विम कडफिसस पे टिक लगाएंगे। सोने के सिक्के चलाते हैं।
हालांकि जो है इसमें तांबा मिक्स होता है। अब सोने के सिक्के में इन पे कौन सी मूर्ति मिलती है, ये कभी एक बार ये भी प्रश्न में आया है। अंकन किसका रखा जाता है, तो त्रिशूल का मिलता है, त्रिशूल है। नंदी है, जो बैल है शिव का, नंदी शिव जी का। अब उसके बाद जो है नंदी, त्रिशूल और क्या मिलता है इसी पे, खासकर जो नंदी त्रिशूल ही मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या नाम है, सोने के सिक्के चला देते हैं, वेमकट फिशर्स। अब उसके बाद चर्चा करते हैं। और त्रिशूल से संबंधित शिव हो सकते तो शिव भी हो सकता है उसमें सिक्के में। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। अब उसके बाद कनिष्क आ जाते हैं। कनिष्क ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग बताया ही था हमने, डिस्कस किया था। व्यापारिक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग। अब कनिष्क जो है ये अपनी राजधानी जो है पहले तो बनाते हैं, पुरुषपुर इनकी होती है, पुरुषपुर। ये कहाँ है, पेशावर, पेशावर राजधानी है, राजधानी, फर्स्ट राजधानी। सेकंड ये बनाते हैं मथुरा को भी, मथुरा। बताते हैं कि ये काफ़ी अपने उस समय लोकप्रिय रहे, काफ़ी इनका इन्होंने विस्तार साम्राज्य का किया। तो इनके समय में भी कुछ महान लोग रहे, जैसे एक अश्वघोष, अश्वघोष माने जाते हैं। फिर अश्वघोष के बाद वसुमित्र, वसुमित्र, चरक, चरक और नागसेन। प्रश्न आ जाता है कभी कभी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना की है, बुद्ध चरित्र। तथा सौंदराजन, सौंदरादन, सौंदराजन या सौंदरानंद, 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 सौंदरानंद की ये दो कृतियाँ इनकी फेमस हैं अश्वघोष की। वसुमित्र ने तो जानते हैं। चौथा जो कुंडल ग्राम में जो आयोजित किया गया था, चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष, बौद्ध संगीत के अध्यक्ष, अध्यक्ष थे। चरक ने चरक संहिता लिखी, ये वैद्य थे। नागसेन जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, ये प्रश्न वगैरह पूछा करते थे, दीक्षा वगैरह लिया करते थे, दिया करते थे। तो कनिष्क से रहता है। अब कनिष्क में और क्या हो सकता है, कनिष्क से संबंधित चीज़ें हमने बता दी, पूछी गई जो हैं। कनिष्क ने सोने के सिक्कों का भी काफ़ी चलन किया, और इनके समय जो कह सकते हो भारत एक बड़े विशाल क्षेत्र में जा रहा था और एक अच्छी दिशा में। इनके में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें घटित होती, गांधार शैली, गांधार शैली, शैली, और दूसरी जो है मथुरा शैली, मथुरा शैली। गांधार शैली में क्या था, जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ये काले या ग्रेनाइट, जो काले ग्रेनाइट पत्थरों से संबंधित थे, ग्रेनाइट पत्थर। या इतना इसमें रहने दीजिए, इसे बताए दे रहे हैं। ये काले ग्रेनाइट पत्थर, ये लाल बलुआ पत्थर, इसमें मिलता है अंतर। यहाँ पर जो है बुद्ध को किस में दिखाया गया, सूट बूट में दिखाया गया, घुंघराले बाल हैं। यहाँ पर जो है बुद्ध को खड़े हुए गेरुआ कपड़े में खड़े हुए मुद्रा में दिखाया गया मथुरा शैली में। और जो देखा जाए इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, इंडो ग्रीक शैली। तो ये भी इसका हो जाता है, इंडो ग्रीक शैली यही रही है। तो कह सकते हैं कि गांधार शैली का विकास कभी कभी आता है किस काल में हुआ था, यही प्रश्न आ जाता है, कुषाण काल में हुआ था। तो गांधार शैली पे। और जो इसका देखा है सबसे महत्वपूर्ण, जो बुद्ध की सबसे पहली प्रतिमा जो है किस शैली में मिली, मथुरा शैली में मिली। और जो बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में मिलती हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, ये लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग उस पर, अब उधर चर्चा करेंगे शुंग वंश, शुंग वंश।